मैं डॉक्टर ज्योति डुंगडुंग राजनीति विज्ञान विभाग के बीए सेमेस्टर 3 के छात्रों के साथ कोर पेपर 7 के दूसरे अध्याय में प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत या प्लेटोस थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म के बारे में आज चर्चा करूंगे। तो प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में जिस आदर्श राज की कल्पना की है, उस आदर्श राज के निर्माण के लिए न्याय सिद्धांत को आधारशिला तथा शिक्षा योजना और साम्यवाद के सिद्धांत को आधार स्तंभ बताया है। तो प्लेटो ने अपने आदर्श राज की सुनिश्चित व्यवस्था हेतु एक साधन के रूप में संपत्ति तथा परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था का प्रतिपादन किया है। प्लेटो का साम्यवाद आधुनिक समय का साम्यवाद समानता की बात करता है और आर्थिक विषमता दूर करने की बात करता है। तो इससे प्लेटो का साम्यवाद बिल्कुल अलग है। प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक सत्ता एवं आर्थिक प्रलोभनों की बुराइयों को दूर करने के लिए एक उपचार है। प्लेटो अपने आदर्श राज की सुव्यवस्था के लिए या अपने आदर्श राज बनी रहे इसलिए अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग, अभिभावक वर्ग उन्होंने सैनिक वर्ग और शासक वर्ग को कहा है। तो इन दोनों वर्गों के लिए अलग से जीवन पद्धति बनाई है। साम्यवाद के द्वारा प्लेटो शासक वर्ग और सैनिकों को व्यक्तिगत संपत्ति एवं पारिवारिक जीवन की चिंताओं से दूर रखना चाहता है। शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, इन दोनों वर्गों को व्यक्तिगत संपत्ति और पारिवारिक जीवन की चिंताओं से दूर रखना चाहता है। इसे ही प्लेटो का साम्यवाद कहा जाता है, जिससे कि वे निश्चिंत और निष्पक्ष भाव से शासन कार्य कर सके या अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से वे निभा सके, जनता के हितों की व्यवस्था कर सके। इसलिए प्लेटो ने इन दोनों वर्गों को संपत्ति, निजी संपत्ति और परिवार से दूर रखने की व्यवस्था करता है। और समाज के तीसरे वर्ग उत्पादक वर्ग को कहा है। तो उत्पादक वर्ग के लिए यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। इस सिद्धांत में उत्पादक वर्ग को अलग ही रखा है। तो प्लेटो शासक वर्ग के लिए एक लंबी शिक्षा पद्धति की व्यवस्था करता है। पिछले ऑडियो में हमने शिक्षा पद्धति में सुना है कि शासक बनने के लिए कितनी लंबी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन शिक्षा द्वारा शासक वर्ग अच्छे गुण या अच्छे संस्कार आ सकते हैं। लेकिन प्लेटो को यह भी डर लगता है कि शिक्षा से निस्वार्थी शासकों को तैयार करने के बाद भी विपरीत परिस्थिति में या सांसारिक सौंदर्य के आकर्षण और चारित्रिक दुर्बलताओं के शिकार होकर अपने कर्तव्य पथ से भ्रष्ट ना हो जाए, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए उसने साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्लेटो इसके माध्यम से वह शासक वर्ग को निस्वार्थ व त्यागी या कर्तव्यनिष्ठ बनाना चाहता है, जिससे न्याय पर आधारित आदर्श राज का पतन ना हो। अब हम देखते हैं प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत उन्होंने कहाँ से ग्रहण किया या साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत उन्हें कहाँ से प्राप्त हुए। तो प्लेटो द्वारा प्रतिपादित साम्यवाद की धारणा नवीन नहीं थी। उसका व्यवहारिक रूप यूनान के नगर राज्यों में पाया जाता था और स्पार्टा में महिलाओं को राजहित की दृष्टि से शासन कार्य भी दिया जाता था और बालकों को 7 वर्ष की अल्पायु से ही राज्य द्वारा ले लिया जाता था और उनके भरण पोषण का संपूर्ण जिम्मा राज पर ही होता था। स्पार्टा में सार्वजनिक जलपान गृह तथा भोजनालयों की व्यवस्था भी थी, जिसमें स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी समान रूप से सामूहिक भोजन करते थे और क्रीट में सामूहिक कृषि की भी व्यवस्था या प्रचलन थी। और यूरिपाइडीज ने प्लेटो से पहले ही महिलाओं के साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उस समय महिलाओं की दशा अत्यंत ही दयनीय थी। इस तरह से यूनानी नगर राज्यों में प्रचलित इन विभिन्न साम्यवादी विचारों का
प्लेटो के साम्यवादी विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा और आगे चलकर प्लेटो ने अपने साम्यवाद की व्यवस्था की और साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब हम देखते हैं प्लेटो के साम्यवाद के क्या क्या आधार थे। तो प्लेटो के साम्यवाद के आधार, इसमें पहला है मनोवैज्ञानिक आधार। प्लेटो का साम्यवाद एक साध्य न होकर न्याय पर आधारित आदर्श राज को स्थापित करने का एक साधन मात्र था। उनके अनुसार यदि शासकों और सैनिकों को व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार के बंधनों से मुक्त रखा जाए, तभी वे अपने उत्तरदायित्व को निस्वार्थ और विवेकपूर्ण ढंग से निभा सकेंगे। इस तरह से प्लेटो ने सैनिकों और शासकों को व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार से मुक्त रखना चाहता है ताकि वे अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभा सके। और दार्शनिक शासक भ्रष्टाचार, प्रतिद्वंदिता, प्रलोभन और व्यक्तिगत संपत्ति की लालसा से दूर रहे। इसलिए प्लेटो का साम्यवाद केवल उन्हीं दो वर्गों के लिए है जिन पर शासन का भार है, और शासन का भार यही शासक और सैनिक वर्ग के पर है। दूसरा जो आधार है राजनीतिक आधार। प्लेटो का यह मानना था कि यदि राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथों में रहेगी तो इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। इसलिए प्लेटो राजनीतिक कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों को अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में रखना आवश्यक समझा। और प्लेटो का कहना है कि जो लोग आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत हो या आर्थिक क्षेत्र में दक्षता प्राप्त है वे आर्थिक शक्ति का कार्य करेंगे, और जो राजनीतिक क्षेत्र में दक्षता प्राप्त किए हैं वे राजनीतिक शक्ति का कार्य करेंगे। इस तरह से इन दोनों शक्ति का, राजनीतिक और आर्थिक दोनों को अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में रखना चाहता है ताकि शासन व्यवस्था अच्छी तरह से चल सके। और तीसरा जो आधार है दार्शनिक आधार। प्लेटो साम्यवाद की व्यवस्था अभिभावक वर्ग के लिए ही देता है, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं। और अभिभावक वर्ग शासक और सैनिक वर्ग को कहा है। तो इन दोनों वर्ग के लिए ही साम्यवाद की व्यवस्था करता है, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं, क्योंकि उत्पादक वर्ग उत्पादन का कार्य करता है और वह साम्यवादी नहीं हो सकता है। जबकि प्लेटो के लिए साम्यवाद का अर्थ अपरिग्रह से है, मतलब आवश्यकता से अधिक धन या संपत्ति रखने वाले नहीं से, और आदर्श राज का पतन करने वाले तत्वों से दूर रहने से है। चौथा जो आधार है वह है व्यवहारिक आधार। प्लेटो के अनुसार शासन संचालन का अधिकार विवेक युक्त और सद्गुणी व्यक्तियों के हाथों में होना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर संपत्ति संग्रह करने की छूट दे दी जाए तो राजनीतिक पद गुण के आधार पर नहीं, संपत्ति के आधार पर निर्धारित होगा। इस तरह आदर्श राज की व्यवस्था का पतन हो जाएगा। इस खतरे से बचाने के लिए प्लेटो ने शासक वर्ग को व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित करना ही उचित समझा। इस संबंध में सेबाइन ने कहा है कि प्लेटो की दृढ़ मान्यता थी कि शासन के ऊपर धन का बहुत बुरा असर पड़ता है। इस बुराई को दूर करने का प्लेटो को यही उपाय सूझा कि जहाँ तक सैनिकों और शासकों का संबंध है धन का ही अंत कर दिया जाए। इस तरह से प्लेटो ने शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार को वंचित रखा है ताकि वे अपने कर्तव्यों से भटके नहीं, अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभा सकें। अब हम देखते हैं प्लेटो द्वारा दी हुई संपत्ति का साम्यवाद। तो प्लेटो के अनुसार दार्शनिकों और सैनिकों को निर्धनता का जीवन व्यतीत करना चाहिए। संपत्ति का साम्यवाद में उनका विचार है कि दार्शनिकों को, शासकों को और सैनिकों को गरीबी का जीवन व्यतीत करना चाहिए। उनके पास स्वयं की कोई संपत्ति नहीं होगी, वे झोपड़ी में जीवन व्यतीत करेंगे। उन्हें उत्पादक वर्ग जो थोड़ा सा अन्न, वस्त्र या कपड़े देंगे जिससे उनकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। अर्थात प्लेटो का कहना है कि व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन साम्यवादी विचारधारा का एक अंग है। प्लेटो की धारणा है
कि व्यक्तिगत संपत्ति व्यक्ति को स्वार्थी, लालची, ईर्ष्यालु, प्रतिद्वंदी और हीन बनाती है और राज्य की एकता और न्याय को संकट में डाल देती है। इसलिए प्लेटो अपने आदर्श राज्य के दार्शनिक, शासक और सैनिकों को व्यक्तिगत संपत्ति से वंचित रखता है। वह धन या संपत्ति को अनैतिक बताते हुए कहता है कि एक ही व्यक्ति के हाथ में संपत्ति और शासन की शक्ति रहने से वह पथभ्रष्ट होकर संकट की परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। इसलिए संपत्ति को शासन से अलग रखना ही उचित है। शासक और सैनिक वर्ग निजी संपत्ति के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में लिखा है कि पहला तो यह कि उसके पास मतलब अभिभावक वर्ग के पास उतनी ही संपत्ति होनी चाहिए जितनी जीवन यापन के लिए आवश्यक हो, और दूसरा उनके पास ऐसा कोई घर या भंडार नहीं होना चाहिए जहां व्यक्तियों का प्रवेश निषिद्ध हो। मतलब शासक वर्ग के पास ऐसा कोई घर या भंडार नहीं होना चाहिए जो अन्य व्यक्तियों का प्रवेश उसमें मना ही हो। उन्हें उतना ही वेतन मिलना चाहिए जिससे कि उनकी वर्ष भर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। उन्हें सामान्य भोजनालयों में ही भोजन करना चाहिए, जो सभी लोग जहाँ पे भोजन करते हैं वहीं पे उन्हें करना चाहिए, और उन्हें साधारण घरों में ही रहना चाहिए, कोई महल या बड़े घरों में नहीं रहना चाहिए, और उन्हें सोने और चांदी का उपयोग या स्पर्श तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इसी में उनकी और राज दोनों की भलाई है। प्लेटो के अनुसार विपरीत परिस्थिति उत्पन्न ना हो जाए इसलिए आवश्यक है कि शासकों के पास व्यक्तिगत उपयोग के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात राजनीतिक हाथों में आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं प्लेटो के संपत्ति साम्यवाद की विशेषताएं क्या क्या है। संपत्ति साम्यवाद की विशेषताएं में पहला है, यह साम्यवाद सभी नागरिकों के लिए नहीं बल्कि शासक और सैनिक वर्ग के लिए ही केवल है। इसका उपयोग संपूर्ण समाज का कल्याण है। और दूसरा जो विशेषताएं हैं वह है, इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। आधुनिक साम्यवाद की तरह इसका उद्देश्य आर्थिक विषमता दूर करना नहीं बल्कि राजनीतिक और शासन व्यवस्था को दोष मुक्त बनाना है। तीसरा जो विशेषताएं हैं, प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं परंतु त्याग का मार्ग है। यह समाज के शासक वर्ग को कंचन और कामिनी मतलब धन संपत्ति और सुंदर स्त्री का मोह छोड़कर जन कल्याण के लिए प्रेरित करता है। इस तरह से प्लेटो के संपत्ति साम्यवाद की विशेषताएं थी। अब हम आगे देखते हैं अरस्तु द्वारा प्लेटो के संपत्ति साम्यवाद की आलोचना। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने संपत्ति साम्यवाद की आलोचनाएं की हैं, जिसमें पहला है, यह व्यवस्था समाज में झगड़ों और फूट को बढ़ाने वाली है। व्यक्तिगत संपत्ति में व्यक्तिगत स्वार्थ का क्षेत्र अलग होने से पारस्परिक कलह का एक मुख्य कारण दूर हो जाता है, किंतु साम्यवाद में व्यक्तिगत क्षेत्र सुनिश्चित न होने के कारण विवाद अधिक होता है और समाज की उन्नति अवरुद्ध हो जाती है। और दूसरा जो आलोचना की गई है वह है, मनुष्य के हृदय में निजी संपत्ति रखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और इसको बढ़ाने के लिए वह सदा ही प्रयत्नशील रहता है और इससे कहीं ना कहीं समाज की उन्नति और वृद्धि भी होती है। लेकिन साम्यवाद में निजी संपत्ति न होने के कारण व्यक्ति में पुरुषार्थ की भावना नहीं होती है और समाज का विकास ही रुक जाता है। तीसरी जो आलोचना की गई है वह है, व्यक्तिगत संपत्ति के कारण व्यक्ति परोपकार के कार्य कर सकता है और अपने सगे संबंधियों के प्रति दया और सहायता करने से उन्हें अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है। लेकिन साम्यवाद में व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होने के कारण परोपकार के कार्य वह नहीं कर सकता और अपने सगे संबंधियों
पर भी वह सहायता या दया नहीं कर सकता है। चौथा जो आलोचना की गई है वह है प्लेटो राज की एकता तथा उन्नति के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का अंत करना चाहता है, लेकिन यह अरस्तु का कहना है कि यह एकता उपयुक्त शिक्षा द्वारा भी स्थापित हो सकती है, ना कि साम्यवाद द्वारा। पांचवा जो आलोचना की गई है वह है प्लेटो के साम्यवाद में अधिकांश नागरिकों पर यह सिद्धांत लागू न करके राज्य को दो विषम समुदायों में बांट दिया गया है, जिससे राज्य की एकता बनाए रखने में असंभव लगता है। मतलब प्लेटो का साम्यवाद अधिकांश नागरिकों को इस सिद्धांत से वंचित रखा है, या अधिकांश नागरिक उत्पादक वर्ग में है। तो इस तरह से राज्य में दो विषम समुदाय बट जाते हैं, जिससे राज्य में एकता बनाने में असंभव लगता है। 6वीं जो आलोचना की गई है वह है प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था में समाज के अधिकांश भाग तृतीय वर्ग की अवहेलना करता है। मतलब समाज के प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था में समाज के अधिकांश भाग जो उत्पादक वर्ग है, उत्पादक वर्ग में ही अधिकांश लोग रहते हैं, तो इस वर्ग की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है और अधिकांश भाग की अवहेलना करके आदर्श राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती है। और 7वीं जो आलोचना की गई है वह है व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए व्यक्तिगत संपत्ति का होना आवश्यक है, क्योंकि व्यक्तिगत संपत्ति के अभाव में व्यक्ति को वे सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी तो वह अपने व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास नहीं कर सकता है। इसलिए व्यक्तिगत संपत्ति अगर नहीं है तो व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है, यह आलोचना की गई है। तो इस तरह से अरस्तु द्वारा प्लेटो के संपत्ति साम्यवाद की आलोचना की गई है। अब साम्यवाद के दूसरे भाग, जिसमें प्लेटो ने परिवार का साम्यवाद या महिलाओं का साम्यवाद, इसके बारे में बताया है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट ऑडियो में सुनेंगे।